स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सर पीसीएम में। आज हम 7 फरवरी 26 को जो सीटीईटी की परीक्षा संपन्न हुई है उसके मैथ विषय से संबंधित प्रश्नों का हल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये प्रश्न प्राइमरी लेवल के हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 31 से 60 तक मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। 31वां प्रश्न है, 8 समोसों का मूल्य ₹156 है और 4 इडलियों का मूल्य ₹98 है। सुनीता के पास ₹200 का नोट है और वह 3 समोसे और 3 इडलियां खरीदती हैं। उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं? तो 8 समोसों का मूल्य है ₹156। तो एक समोसे का मूल्य हो जाएगा 156/8 और 3 समोसा लिया गया तो गुणे 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए आप 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 नवा 36। ये बराबर हो जाएगा 39 गुणे 3/2। और इडलियों के लिए वो 3 इडलियां खरीदती हैं। 4 इडली का दाम है ₹98। तो एक इडली का दाम कितना हो जाएगा? 4 का 98 है तो एक इडली का दाम हो जाएगा 98/4 और 3 इडली का दाम हो जाएगा गुणे 3 कर दीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18। ये बराबर हो जाएगा 49 गुणे 3/2। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, 39 गुणे 3/2 प्लस 49 गुणे 3/2, जिसमें 3/2 दोनों में कॉमन हो जाएंगे। 3/2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 39 प्लस 49। दोनों को जोड़ेंगे, 9 9 18 के 8, 4 3 7 1 8। 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 3 में गुणा कर देंगे, ये बराबर आ जाएगा 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 13। 132 रुपया होगा। और कुल एक नोट जो है 200 रुपए का नोट दिया, वापस कितना मिला इनके पास, अब कितना बचा? तो 200 में से 132 माइनस कर दीजिए, 68 रुपीस इनके पास बचा है। और ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक ही साइज की 29 बोतलों में 24 लीटर 650 ml दूध भर जाता है। तो इसको पहले 24 लीटर 650 ml को हम ml में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 24,650 ml। और इसमें 29 बोतलों में ये भरा जा रहा है, तो एक बोतल में कितना भरा जाएगा? 29 से भाग दे देंगे। 15 बोतलों में भरा जाना है तो गुणे 15 कर देंगे। 24,650 में हम 29 से भाग देंगे और ये जाएगा 8 बार। 8 9 72 के 2, 8 दूनी 16 4 20, 3 23, 4 1 5 उतारेंगे, 5 बार जाएगा। 5 9 45 के 5, 5 दूनी 10 4 14, 0। 850 ml आएगा। 850 ml में हम 15 से गुणा करेंगे, 0। 15 25 75 के 5, हाथ में 7, 15 8 120, 127। ये आ जाएगा 12,750 ml और इसको लीटर में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 12 लीटर 750 ml। और ये ऑप्शन 4 का करेक्ट
आंसर होगा। अगला सवाल है, एक घनभार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का हम आयतन निकाल लेंगे। इसका आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 12 गुणे 10 गुणे 8, ये बराबर हो जाएगा 12/120, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। और एक घनाकार बॉक्स है, उसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आयतन हम निकालेंगे। इसका आयतन हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 9 के 9 और 9 8 72, 729 होगा। 1200 729 दोनों जोड़ेंगे, ये 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 1929 सेंटीमीटर क्यूब कुल आयतन हुआ। और 1 सेंटीमीटर क्यूब के 1800 घनाकार पासे इसमें रखे गए, तो बचे कितने? तो इसमें से हम 1929 में से 1800 माइनस करेंगे। 9 2 1 129 घन सेंटीमीटर जगह बचेगी और इसमें आ जाएंगे 129 पासे, और इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। इसी थैले का भार जिसमें आलू प्याज और नींबू भरे हैं, मिलाकर 46 किलोग्राम 160 ग्राम है, जिसमें आलू का भार है 17 किलोग्राम 115 ग्राम, प्याज का भार 15 किलोग्राम 325 ग्राम और खाली थैले का भार 120 ग्राम है। तीनों को हम जोड़ लेंगे इसको किलोग्राम में बदल करके, ये हो जाएगा 17.115, ये जोड़ेंगे 15.325 और 0.120 थैले का भार है, तो ये 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 1 6, 3 2 5, 7 5 12 के 2 और 2 1 3, 32.560 किलोग्राम होगा। कुल जो है 46.160 किलोग्राम था, जिसमें से हम 32.560 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 006। यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ पर 1, यानी 13.6 किलोग्राम बचा। 1 किलोग्राम में 30 नींबू आते हैं, तो 13.6 किलोग्राम में कितने नींबू आएंगे? तो 13.6 में हम 30 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 0, 3 18 के 8, 3 3 9 1 10, 10 के 0, 3 1 के 3 1 4 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आएगा 408 नींबू। ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी केवल 2 सिमेट्री रेखाएं हैं? देखिए, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें सामने की रेखाओं पे शीर्ष से जो लंब डालते हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है ये। फिर इस शीर्ष से इस पर लंब डाला जाएगा, ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। इस शीर्ष से डालेंगे लंब, तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इस तरह से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हुई। प्रश्न में यह है केवल 2 सिमेट्री किसमें होगा?
आयत है तो आयत को एक तो इसको बीचों बीच वर्टिकल सिमेट्री हो सकता है, हॉरिजेंटल सिमेट्री भी होगा, इसमें इधर से काट दिया जाए तो बरा सिमेट्री का मतलब होता है बराबर बराबर दो पार्ट हो जाएं, तो इस तरह से काटे जाएं। समचतुर्भुज इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक तो हम इसको ऐसे काट दें तो एक सिमेट्री ऐसे होगी, दूसरा इस लाइन के क्रॉस एक सिमेट्री होगी, तो इसमें भी दो सिमेट्री होगी, आयत में भी दो सिमेट्री होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये केवल जो है एक शीर्ष से इस पर डालेंगे एक लंब, तो केवल एक सिमेट्री होगी इसकी। तो आंसर हमारा दो सिमेट्री कितने में होगा, तो एक तो आयत में भी होगा और समचतुर्भुज में भी होगा। तो आंसर हमारा बी और सी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षर में घूर्ण सिमेट्री है? इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? यानी अक्षर को रोटेट कर दिया जाए। ओ को किसी तरीके से रोटेट करेंगे, लेकिन इसमें ओ में रोटेशन सिमेट्री भी है, रोटेट करेंगे तब भी ओ ही दिखेगा चाहे जिस तरह से रोटेट कर दिया जाए। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनेटिव होगी। जेड को रोटेट करेंगे तो रोटेशन में तो इसके सिमेट्री होगा, रोटेट कर दिया जाए तब भी सिमेट्री होगा, लेकिन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ से काटें तो ये दो पार्ट दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए ये आंसर जो है जेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्स को भी अगर एक्स ऐसे है और इसको एक्स को ऐसे कर दीजिए, रोटेशनल सिमेट्री तो है इसमें और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, चाहे इधर से काट दीजिए चाहे इधर से काट दीजिए। एम में भी है, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है, ऐसे रोटेट कर दीजिए तब भी उसी तरीके से रहेगा और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। एक पेंटागोनल पिरामिड है, एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें कुल कितने वर्टिक्स होंगे, तो देखिए एक वर्टिक्स तो ये हो गया, दूसरा ये वर्टिक्स हो गया, ये 5 वर्टिक्स तो यहाँ पे पेंटागन के उसके कॉर्नर पर होंगे और एक ऊपर होगा, तो 6 वर्टिक्स हो जाएंगे इसमें। और फेसेज 5 फेस हो जाएंगे और एक नीचे वाला फेस होगा, कुल 6 फेस भी होंगे। तो एक पेंटागन में 6 वर्टिक्स और 6 फेसेज होते हैं, यानी 6 जो है शीर्ष होंगे और 6 फलक होंगे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक प्रश्न है, निम्न सारणी के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। इसमें से ये बताना है किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक थी। तो 114 में से हम 86 घटाएंगे, ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 28 दिन होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें से हम 141 में से 114 घटाएं तो 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 हो रहा है, 29 नहीं आया। इसमें तो बृहस्पतिवार है, ये तो ऑलरेडी कम है इससे। और यदि हम 124 में से 95 घटाएं, 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 9 गया 2, ये 29 दिन आ गया। यानी शनिवार और शुक्रवार के बीच में जो पिछला गैप है वो 29 का है, इसलिए यह दिन शुक्रवार पड़ेगा, फ्राइडे है और आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
द सम ऑफ नेक्स्ट टू नंबर इन द पैटर्न। सबसे पहले इसमें पैटर्न देखिए क्या है। 3 है, 3 के बाद 10 आ रहा है और फिर 32 है, फिर 99 है। पैटर्न देखिए, 3 में 3 का गुणा किया जाए, 3 में 3 का गुणा किया जाए 9 आए, 9 में 1 जोड़िए +1 तो 10 हो गए। अब 10 का 3 गुना करिए 30 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ा जाए तो ये 32 हो गया। इस तरह से 32 में 3 का गुणा करिए, 32 गुणे 3 आएगा 96, 96 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 99। अब 99 में 3 का गुणा किया जाए, 99 में 3 का गुणा किया जाए तो आएगा 3 नवा 27 के साथ और 3 नवा 27 2 29 और इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे ये संख्या हो जाएगी 301। अगली संख्या 301 में हम 3 का गुणा करेंगे 903 आएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे 908 आएगा। अब 908 और 301 जोड़ लीजिए तो 8 1 9, 8 1 9 0 9 3 12, 1209 और ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 12 और 49 के बीच अभाज्य संख्याएं निकाली जाएं। 13 होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, फिर 19 होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर 41 होगा, फिर 43 होगा, फिर 47 होगा। इन सबको जोड़ लिया जाए, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7, 11 7 18, 1 19, 19 1 20, 20 8 28, 28 2 30 1 31, 31 9 40, 40 7 47, 47 3 50 के 0, 5 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 2 27, 1 28, 1 29 31 और ये 300 आएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 101 में 210 से गुणा करिए। तो 101 में 21 से गुणा अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 101 2 0 2 1 2 1 2 और एक 0 बढ़ जाएगा, क्या जाएगा 21,210। फिर हम 120 में 102 का गुणा करें, 102 गुणे 12 0 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 के 12,240 होगा। दोनों संख्याओं में से माइनस किया जाए तो 21,210 में से हम माइनस करेंगे 12,240 तो आएगा 0, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 2 गया 9 और 10 में से 2 गया 8, 8,970 आएगा। और 99 में हम 104 का गुणा करेंगे, 104 गुणे 99, 9 चौक 36, 9 9 चौक 36, 6 6 3 9, 9 3 12 के 2, 9 1 10, 10,296 आएगा। 10,296 में से हम 10,296 में से यदि हम 8,970 माइनस कर दें
6, 2, 3 और 1, 1326 आएगा। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर 1326 होगा और इसका ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर होगा। 36 और 48 के सभी सार्वभौमिक गुणनखंडों एक को छोड़ करके इसका योग क्या होगा? तो 36 और 48 के गुणनखंड निकाले जाएं। 36 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसके कुल 9 गुणनखंड होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुणनखंड होंगे। 48 के 10 गुणनखंड होंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 और 24 और 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 गुणनखंड इसमें कॉमन गुणनखंड एक को छोड़ करके जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड होगा 2 प्लस 3, 4 भी कॉमन होगा, 6 भी कॉमन होगा और 12 कॉमन होगा। तो ये हो जाएगा सबका योग 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22, 3, 25 और 25, 2, 27 और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अंकों 1507 का प्रयोग करके एक ही बार करके इसका एक ही बार प्रयोग करके बड़ी सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या और सबसे छोटी 4 अंक की संख्या बनाई जाए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक पहले लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7, 5, 1, 0 और सबसे छोटी संख्या पहले हम 1 लेंगे क्योंकि 4 अंकों की संख्या हमें होनी चाहिए, 0 नहीं ले सकते हम पहले, नहीं तो संख्या हमारी 3 अंक की हो जाएगी। 1, 0, 5, 7 ये सबसे छोटी संख्या होगी। 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 7 में से 1 गया 6, 6453। 6453 ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट हैं, वो इनका 1/6 भाग अरुणा को यानी 60 चॉकलेट हैं कुल, इसका 1/6 भाग वो अरुणा को देती है। 1/6 भाग यानी ये 10 चॉकलेट हो जाएगा अरुणा को। और शेष चॉकलेटों का 1/5 भाग 60 चॉकलेट थे, 10 माइनस हो जाएगा, 50 का 1/5 10 चॉकलेट ये मिल गया राधा को। अब बचा 40 चॉकलेट, 40 चॉकलेटों का 1/8 40 गुणे 1/8 5 चॉकलेट और ये 5 चॉकलेट जो है 5 चॉकलेट 3 मित्रों में, 3 मित्र हैं उनमें देना है तो 5-5 चॉकलेट मित्रों को मिल जाएंगे कुल 15 चॉकलेट। तो टोटल चॉकलेट जो दिए गए 10 + 10 + 15 35 चॉकलेट दे दिए गए और बचे चॉकलेट 60 में से 35 माइनस कीजिए और बचेगा 25 यानी आंसर 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा।
96, 120 और 160 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए आप। 96, 120, 160 का एलसीएम निकालने के लिए हम सिंपल मेथड 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 12, 15, 20। फिर 2 से 6, 15, 10। फिर 2 से 2 तिया 6, 15 और 2 पचे 10। अब 3 से 3 के 3, 3 पचे 15, 5। फिर 5 से 5 के 5, 5 के 5। एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 10, 48 वे 10, 480 हो जाएगा। 480 जो है इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए आप बड़ी संख्या है तो भाग देकर निकाल लीजिए, आसान होता है। 168 में 72 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 4 2, 24 बचा शेष। 24 से हम भाग देंगे फिर 72 में। 24 तिया 72, 24 से कट गया तो 24 इसका एलसीएम आएगा। अब 480 है तो इसके एचसीएफ से भाग दे दीजिए। एचसीएफ इसका आया है 24, 24 से भाग दे दीजिए। 24 सिक्के 24, 24 दूनी 48, 20 आया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है? पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ये गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही संख्या आनी चाहिए, उसको गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय क्या होता है? ए बाई बी बराबर बी बाई ए होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो ये भी नियम लागू नहीं होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है, ये सही है। पूर्ण संख्याओं के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है शून्य। शून्य में क्या है? किसी भी संख्या में, जैसे 4 है, इसमें शून्य जोड़िए तो 4 ही आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो 4 आएगा। तो शून्य एक जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। गणित में प्राथमिक स्तर की पाठचर्या पर केंद्रित होती है। प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या है ये केंद्रित होती है जिज्ञासा पोषित करने के लिए। रटांत वाला काम गलत है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कराने की बात नहीं है। लिखित कलन मेन चीज है, ये नर्चरिंग क्यूरियोसिटी डेवलप करना बच्चों में। अगला प्रश्न है, एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है। यह दर्शाता है कि बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा, बच्चा जो है क्या करता है? स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह अंकों की पहचान सीखने की जरूरत है। अंक इसे पहचानता है, ये गिनती भी इसे आती है, शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, जिससे कोई उदाहरण देकर, जैसे एबेस्कस इत्यादि से बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
दूसरा प्रश्न है, बेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर 2 को निरूपित करता है? जीरो लेवल वो होता है कि आकृतियों को दिखावट के अनुसार पहचानना, और लेवल 1 होता है आकृतियों के गुणों को पहचानना, और लेवल 3 जो है वो दी गई आकृति के सामान्य गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है। इन गुणों के बीच में संबंधों को देख सकने में सक्षम होगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लेवल 2 में इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणना की विभिन्न प्रणालियां हैं उसके उदाहरणों को भी सम्मिलित किया जाए। ये हमारा आंसर होगा। आंसर 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये क्लास 3 तक के बच्चों को साक्षरता और संख्या का ज्ञान ये पूरा होना चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता है ये एनईपी 2020 में। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिनमें से एक में पानी भरा है और वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद वह प्रश्न पूछती है कि किस जार में ज्यादा पानी आ सकता है। यह गतिविधि पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह है आयतन और उसका संरक्षण। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर 308 लिखकर बच्चों की संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा यह 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति होगी? शिक्षक एक बार संख्या पढ़े और बच्चे को दोहराए, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। बच्चे से 99 से 308 तक गिनती लगातार बोले, ये भी प्रोसेस ठीक नहीं है। किसी दूसरे बच्चे की संख्या को जोर से पढ़ने के लिए कहें, ये भी ठीक नहीं है। बच्चे को एक संख्या में अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण लेकर के समझाना चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण लेकर समझाएं तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम हैं, उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं, उस बैग में कुल कितने आम हैं? तो इस प्रकार के इबारती सवाल से योग की किस संरचना के संबंध रखता है? तो इससे क्या होता है कि जैसे कुछ आम हैं और कुछ आम और डाले गए, यानी मात्रा बढ़ रही है, यानी संवर्धन किया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणित अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? ज्यामितीय आकृतियां, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो ये वर्गीकरण और क्रमबद्धता इसकी आवश्यकता है। गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता जरूरी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है? कक्षा में देखिए, कार्य पुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना सबसे कम वांछित यही होगा, इसलिए ऑप्शन होगा करेक्ट। कक्षा में समस्या समाधान पर खुली चर्चा होना चाहिए, सही है। कक्षा में अंतर्दर्शीय अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
गणितीय विचारों को सम्मिलित करती हुई वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ संबंध बनाना, ये भी होना चाहिए। तो सबसे कम वांछनीय है कार्यपुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है? बच्चों के स्कूल के बाहर अनुभवों को आकलन में लाना और विभिन्न संस्कृतियों से लोक प्रचलित प्रणालियों जैसे फोक एल्गोरिथम का प्रयोग करना, ये है ए और सी, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ये सबसे कम उपयुक्त है कि बच्चे को उत्तर लाने का प्रयास करना, ये नहीं सही है, बल्कि उन्हें अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। इन्हें कक्षा में हुए हाल के अनुभवों को, जैसे क्षेत्र भ्रमण है, कला विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, कक्षाओं में चर्चा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सही है, ये बच्चों के जीवन से करीब से संबंधित होती है। गणितीय निदर्शन की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट सही है और आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः पढ़े गए गणितीय तथ्यों की निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन 1 सत्य है, ए जो है सही है और ए का सही कारण बी भी है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अपेक्षित नहीं है? ADEHIJ क्रम का विस्तार करें। तो ये कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ये पैटर्न को सीखना ये आवश्यक है। एक डिब्बे में 12 गेंदें हैं, तो ऐसे 5 डिब्बों में कितनी गेंद होगी? तो इसमें इससे गुणा का विकास होगा, ये भी आवश्यक है। और क्या 5 15 गुणे 4 4 गुणे 15 के बराबर है? ये क्रम विनिमय नियम का ज्ञान है, ये भी कक्षा 3 के बच्चों के स्तर का है। अब यहाँ 1/2 प्लस 1/3 को हल करना है, तो इसमें 2 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम जो है कक्षा 3 का पाठ्यक्रम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए ये अपेक्षित नहीं है। तो आंसर इसका 4 आंसर होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।